see. So today we are going to do this 5.10 sum. We have been given a balance sheet of 2 years again. And the question is, following are the summarized balance sheet of BDP Limited as on 31st December 2013 and 14. So here already 13 and 14 is there. So it's correct. Okay. Now, what all is given in the liability side is share capital, equity, preference, first time preference shares are given. We will see what has to be done with this. 12% debentures, bank loan, reserves, profit and loss account, creditors, and bills payables. This is the liability side. अभी हम assets में देखते हैं. बैंक जो कि current asset होती है, last में treat करते हैं. If you remember, stock ये भी मेरा current assets है. Debtors also my current asset. Machinery, furniture, land, building, tangible fixed assets होते हैं, if I'm not wrong. And goodwill is intangible fixed asset. Okay. अब ये सब तो दिया हुआ है. अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिख रहा है वो? Depreciation चार्ज करनी है. During the year 2014 was rupees 4,000 on furniture. तो ऊपर फर्नीचर पे टिक करके लिखेंगे नंबर 1. 12,000 on machinery. मशीनरी पे भी लिखेंगे नंबर 1. 20,000 on building. तो बिल्डिंग पे भी लिखेंगे नंबर 1. मतलब इस पे सारी एडजस्टमेंट्स डेप्रिसिएशन की दे रखी हैं तीनों पे. किस किस पे? फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग. Part of machinery was sold for rupees 15,000 at loss of rupees 4,000. Now, see, हम लोग जो पहले करते थे ना सेल परचेज वाली एंट्री एडजस्टमेंट में अगर दी होती थी सेल्स के बारे में, at that time we were used to be given proper sales amount and proper cost. We were used to calculate profit or loss on that particular fixed asset. But right now they are already giving you a loss of rupees 4,000. ठीक है. और हमने बेची कितने में वो भी दे रखा है. मतलब बिल्कुल झंझट ही नहीं. आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है करना क्या है. प्रॉफिट है, लॉस है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है. पार्ट ऑफ मशीनरी का यहाँ पे क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा पार्ट ऑफ मशीनरी का यहाँ पे क्या मतलब है? कोई मुझे क्लियर करेगा? Yes, please clear me out. What is part of machinery given here? कोई तो मैम मशीनरी का कोई हिस्सा. हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही. मतलब आपके पास जो ऊपर बैलेंस शीट में मशीनरी है वो पूरा मशीनरी, पूरा स्टॉक है मशीनरीज का, लेकिन उसमें से कुछ मशीनरीज खराब हो गई होंगी, ऑब्सोलेट हो गई होंगी. सो देयरफॉर वी आर सेलिंग इट ऑफ. समझ आ रहे हैं? तो पार्ट ऑफ मशीनरी का ये मतलब नहीं है कि हमने दूसरा कोई लेजर बनाना है और है ना पता नहीं कौन सी पार्ट बोल रहे हैं मशीनरी का, पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो. ऐसे नहीं. मशीनरीज में तो बहुत सारी मशीनरीज हैं आपके पास फैक्ट्रीज में, आपकी फैक्ट्री में. तो आपने क्या किया? मशीनरी का एक पार्ट बेच दिया. मतलब समझो बहुत सारी मशीन थी, उसमें से एक मशीन चली गई, या फिर एक बहुत बड़ी मशीन थी, उसका एक पार्ट खराब हो गया था तो उसको बेच दिया और फिर नया असेंबल कर दिया. ठीक है. तो पार्ट ऑफ मशीनरी को हमने कितने में बेचा? 15,000. कितने की थी पता ही नहीं है, आपने देखना है. देखो बेचा कितने में? 15,000 में. लॉस कितना हुआ? 4,000. मतलब उसकी कॉस्ट कितने की रहेगी? यहाँ से समझ आ रहा है. मतलब उसकी कॉस्ट कितने की रहेगी? 19,000 की रहेगी. बिल्कुल 19,000 की रहेगी, है ना. तो 15,000 की चीज हमने लॉस में बेची 4. हाँ जी, बिल्कुल 19 सही है. हमने 15,000 में उसको बेचा. ठीक है. और इतना भी पता है कि हमने लॉस करा 4,000, तो जरूरी 19,000 की होगी. 19,000 का मैंने कोई मशीनरी था वो 15,000 में बेचा, तो कॉमन सेंस से 4,000 का नुकसान ही तो होगा. तो नुकसान देख के रखा है, कॉस्ट नहीं देख के रखी है. मतलब हम जो कॉस्ट का, हम वैसे कॉस्ट दी हुई थी तो हम कैलकुलेट करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन.
Therefore, we do not have to look for the cost. Okay, and there is no such need for the cost because we don't show the cost, we show the selling price, and with the help of the cost, we calculate profit or loss on the machinery or any type of fixed asset. अब समझ आया सबको? अब आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे. During 2014, interim dividend was paid. Okay, paid 10,000. Proposed नहीं दिया हुआ, paid दिया हुआ. Income tax was paid 5,000. अब इसी एडजस्टमेंट में ना दो चीजें दे रखी हैं, एक डिविडेंड और दूसरी टैक्स. तो डिविडेंड का तो ऊपर से कोई लेन देन ही नहीं है, देखो आप. और एक चीज, सेकेंड एडजस्टमेंट का जिनके पास बुक रहेगा वो ऊपर मशीनरी को टिक करेंगे. ऑलरेडी मशीनरी को टिक किया हुआ था, लिखा था आपने 1 क्योंकि फर्स्ट एडजस्टमेंट भी थी. अब लिखेंगे 2, तो सेकेंड एडजस्टमेंट भी मशीनरी पे दिखाई दे रही है. अब थर्ड एडजस्टमेंट में क्या वो बोल रहे हैं, डिविडेंड एंड टैक्स. क्या ऊपर डिविडेंड दिया हुआ बैलेंस शीट में? ढूंढो तो फटाफट आंसर दो, यस और नो. दिया हुआ है बैलेंस शीट में ऊपर डिविडेंड? नो. मतलब डिविडेंड पे तो हम स्टार मार्क लगा देंगे क्योंकि ऊपर से कोई लेन देन ही नहीं है उसका बैलेंस शीट से. ठीक है, इनकम टैक्स पे आ जाओ. क्या इनकम टैक्स का आइटम ऊपर दिया हुआ है? वैसे तो दे रखा होता है पर ये सब में शायद तो मुझे तो नहीं दिख रहा. नहीं दिया है. नहीं दिया है. वेरी गुड. तो इसको स्टार मार्क लगा दो. मतलब अब मेरे पास इनकम टैक्स पेड दे रखा है. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ बिल्डिंग वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से मैं सम करवा रही हूँ, वरना मैं सम ही नहीं करवाती. मैं होमवर्क दे देती और बिल्कुल मतलब इतना इजी सम है कि मुझे लग रहा है आप खुद ही कर लेते थे. सिर्फ टैक्स मुझे एक बार थोड़ा बता देती थी, मैं बस सम नहीं करवाती थी. अब सम मुझे ये पॉइंट की वजह से करवाना पड़ रहा है. अब ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ बिल्डिंग वाज सोल्ड एट द बुक वैल्यू. अब बुक वैल्यू पे बेचा तो बुक वैल्यू आएगी कहाँ से? आज की तो बुक वैल्यू पता ही नहीं है मुझे क्योंकि बिल्डिंग ऊपर देखोगे तो 2013 की थी 1,40,000 और 2014 में हो गई 99,000 की. ठीक है. तो अब बुक वैल्यू कैसे निकाली जाए पार्ट की? अब देखो ये तो मेरे पास 1,50,000 और 99 तो पूरे मशीनरी का बुक वैल्यू है ना. अब ये कितने की मशीनरी बेच रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी की, मुझे वो ही नहीं पता. तो बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगी, है ना. तो अब उन्होंने दिया ही नहीं है, अमाउंट ही नहीं दिया, तो मैं बेचूं कैसे? बोला है बेचो, पर कितने में बेचो? बुक वैल्यू पे. पर बुक वैल्यू का अमाउंट ही नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे? वो बहुत बड़ा पॉइंट है अच्छा जो हम सीखेंगे समझ. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ बिल्डिंग, तो ऊपर जाके बिल्डिंग को हमने ऑलरेडी टिक किया हुआ था क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन थी 20,000 की. नंबर 1 लिखा था, अब नंबर 4 भी लिख देंगे. चलो अब सम को स्टार्ट करते. सबसे पहले आपको दिया हुआ है इक्विटी. ठीक है. 2013 एंड 2014 सम सीधा दे रखा है उसने, उल्टा कंफ्यूज करने के लिए उल्टा नहीं दिया, तो हम भी सीधा ही देखेंगे. इक्विटी पहले कितना था बोलो, जल्दी बोलो. 2 लाख. 2 लाख. और अब कितना हो गया? 2,50,000. 2 लाख से 2,50,000 बोल के म्यूट कर लो फटाफट. ठीक है. आंसर दो, म्यूट बोल के फिर म्यूट कर देना. अब 2 लाख से 2,50,000 हो गया. बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. मतलब ये क्या है? हाँ इंक्रीज हो रहा है. मतलब क्या है? इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है? देखो इक्विटी में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो इशू, यस, या तो रिडम्पशन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर्स. तो बढ़ रहा है तो जरूर मेरे पास कैपिटल बढ़ी, मतलब जरूर मैंने लोगों के पास इशू की होगी तभी तो कैपिटल का बेस बढ़ा ना. और कैश आई होगी. इनफ्लो मतलब ऐड. और ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग. तो फाइनेंसिंग में हम क्या लिखेंगे? ऐड, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है. ऐड इशू इक्विटी. मैं शॉर्ट में लिखती हूँ शेयर कैपिटल. मैंने ना शॉर्टकट्स लिखी हैं, आप फुल फॉर्म लिख देना. ऐड इशू ऑफ शेयर कैपिटल. कितना इशू हो रहा है कोई बताएगा? 50,000. वेरी गुड.
Mute, mute. 10%. Mute. Everybody, please mute. 10% प्रेफरेंस शेयर्स पहले थे 50,000, अब हो गए 80,000, मतलब बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, मतलब इशू होगा, राइट? प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे इक्विटी शेयर्स हो, है तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ना, तो यहाँ पे भी मुझे दो ही पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 बढ़ेगा तो इशू, नंबर 2 कम होगा तो रिडम्पशन। अब बढ़ रहा है तो हम ऐसे सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ इक्विटी, इक्विटी की जगह पे मैं प्रेफरेंस शेयर्स कर देती हूँ, ठीक है ना? अब कितना बढ़ते हुए दिख रहा है, कितना कैश आया, 30,000 से कैश आया इनफ्लो। इनफ्लो मतलब ऐड मतलब देयर इज नो सच नीड फॉर द ब्रैकेट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 12% डिबेंचर्स 1 लाख से 80 हो गए, कम हो गए। अब डिबेंचर्स कौन सी एक्टिविटी होती है? अच्छा, उसके पहले ये फाइनेंस वेरी गुड। अब कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब इशू है कि रिडम्पशन? देखो फाइनेंसिंग में दो ही चीजें हो रिडम्पशन सकती हैं। रिडम्पशन। क्यों? क्योंकि पहले डिबेंचर्स थे 1 लाख के, अब हो गए 80,000 के, मतलब 20,000 के डिबेंचर्स को मैंने रीपे कर दिया होगा, उनकी मैच्योरिटी डेट आ गई होगी, तो मैंने रीपे कर दिया। रीपे मतलब रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपे, तो रीपे कर दिया मतलब कैश चली गई, यस और नो? यस Yes, cash Yes. चली गई, cash outflow. So whenever there is cash outflow, we need to deduct, मतलब less करना पड़ेगा. So less redemption of क्या था, debentures. हाँ जी, तो बताइए कितना अमाउंट है? 20,000. अच्छा, इसको लेस करना मतलब ब्रैकेट डालना पड़ेगा अपने को. We need to put a bracket because हम इसको क्या कर रहे हैं, लेस. अब आगे बढ़ते हैं बैंक लोन पे. पहले कितना था? 70. अब कितना हो गया? 1,10,000 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब ये, 40,000 अच्छा ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा वैसे बैंक लोन? बोरोविंग तो फाइनेंस में। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बोरोइंग है मतलब फाइनेंसिंग में जाएगा, वेरी गुड. अच्छा, अभी इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, बड़े ध्यान से सुनो. इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो लोन टेकन होगा, ठीक है, क्योंकि बोरोड फंड से मैंने लोन लिया है, वो तो अंडरस्टूड है, बोरोड फंड जो तो मैं लोन ले ही रही हूँ ना, कॉमन सेंस है. लेकिन दूसरी चीज भी हो सकती है कि मैंने लोन रीपे भी किया. बैंक मुझसे हर साल कुछ ना कुछ पैसा वापस भी तो लेती रहेगी, अगर मैं वापस टाइम से लौटाऊंगी नहीं तो मेरी जो मैंने गिरवी रखा होगा वो बेच देगी, या मुझे वार्निंग देगी, आगे से लोन इशू नहीं करेगी, कैसे तो पैसा वसूल करेगी मेरी चीजें बेचकर, ठीक है? समझो मैंने कार गिरवी रखी थी तो कार को बेच देगी मेरी, अगर मैं पैसा टाइम पे नहीं चुकाऊंगी तो चुकाना भी तो पड़ेगा, तो वो चुकाने को बोलते हैं लोन रीपेड, ठीक है? अब आप मुझे बताओ यहाँ पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब बढ़ रहा है तो मतलब टेकन। अंडरस्टूड है, टेकन, यानी कि मैंने पिछले साल में बैंक से लोन लिया था 70,000 का और अब भी लोन लिया है 40,000 का, कुल मिला के होता है 1,10,000. एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। राइट, यस मैम राइट है, ठीक है. 7 और 4 11 होता है, मतलब ये 1,10,000 दिख रहा है, तो 70,000 तो मैंने पहले लोन ले ही रखा था, अभी और 40,000 ले लिया, तो मतलब 1,10,000 का लोन टोटल मेरे जेब में जमा हो गया. तो अब लोन टेकन है, लोन टेकन इज विच एक्टिविटी प्लीज वंस अगेन? फाइनेंस। वेरी गुड. फाइनेंस अच्छा, कैश आ रही है कि जा रही है? आ रही है। आ रही है मतलब ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड। हाँ जी, ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा. हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन टेकन. अगर कम हो रहा होता तो क्या लिखते, कोई बताएगा? अगर कम हो रहा होता तो बैंक लोन रीपेइंग। रीपेइंग नहीं, रीपेड. बैंक रीपे। लोन रीपेड नहीं, रीपेमेंट। बैंक लोन रीपेड, तो नो, ठीक है। बैंक लोन रीपेड, बस खत्म बात.
अगर रीपेमेंट वर्ड यूज करना है तो पहले यूज करना पड़ेगा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। Okay. So you will have to see हाँ वो वर्ड्स कैसे, सेंटेंस कैसे बनाना है, वो थोड़ा अभी खुद से सीख लो, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे, रिजर्व्स। अब ये रिजर्व्स है, रिजर्व्स मतलब कुछ नहीं बोला मतलब जनरल रिजर्व होता है, ठीक है। कुछ नहीं बोला मतलब जनरल रिजर्व होता है। बोलो जनरल रिजर्व में पहले कितना था, 20,000. अब कितना हो गया, 25. मतलब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। बढ़ रहा है. अच्छा बढ़ रहा है तो कम क्या हो रहा है, मतलब क्या है ये, Operating. नहीं नहीं Transfer क्या, to हाँ ट्रांसफर टू जीआर। अभी GR. ट्रांसफर टू जीआर क्या वाकई में कोई खर्चा वर्चा हो रहा है, किसी को पे करके आए हो, नहीं नहीं. तो इसको क्या नहीं. कहते हैं, Non-cash. और नॉन कैश नॉन कहाँ कैश जाता है, Operating. वेरी गुड। ऑपरेटिंग अच्छा ये एक्टिविटी नॉन कैश एक्सपेंस है कि इनकम है, Income. शिवानी देयर इज नहीं, नो expenses. सच, देयर इज नो सच थिंग विच इज नोन एज नॉन कैश इनकम। ये मैंने आपको नोट लिखवाया था, हाँ. आपने ये नोट लिखा था कि नहीं लिखा था, बस स्क्रीनशॉट हाँ लेकर लिखा. छोड़ दिया उसको। नहीं लिखा था मैम. मैं हाँ तो मुझे स्क्रीनशॉट नहीं पिक लेती. निकाल कर भेजेगी आज तो हाँ मैं मुझे, भेजूंगी. हाँ बिल्कुल। मैं देखूंगी तूने नोटबुक में अच्छे से पॉइंटर्स नोट डाउन किए हैं कि नहीं। बेटा सुनो की है. ध्यान से, नॉन कैश कोई इनकम होती ही नहीं है, हाँ नॉन कैश पता आपने एक्सपेंस होता बोला. है। हाँ जी। अब ये यस. नॉन कैश एक्सपेंस है, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं कि लेस होते हैं, ऐड होते हैं. हाँ जी बिल्कुल वेरी गुड। ट्रांसफर टू जीआर, बोल्ड क्यों हो जाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ जी ट्रांसफर टू जीआर कितना हो रहा है, अमाउंट बता देगा कोई। 5,000. हाँ जी 5,000 बिल्कुल 5000 बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले कितना था प्रॉफिट एंड लॉस, यस पहले था 50,000, अब कितना हो 50,000 गया बेटा, अभी 60,000. वेरी गुड। 60,000 अच्छा तो कितना मतलब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा इंक्रीज है. हो रहा है. बढ़ अच्छा रहा बढ़ है, रहा है तो 10,000 प्रॉफिट से है कि लॉस है, प्रॉफिट है. प्रॉफिट है. प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट है तो ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो लिखना किधर है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्टिविटी एज नेट पर प्रॉफिट एज पीएनएल पर अकाउंट. वेरी गुड हलीमा। अब मतलब बोलने का मतलब क्या है कि लिखना इधर ही है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट लिखना यही है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो प्लस में लिखेंगे, पॉजिटिव है क्योंकि, और अगर लॉस होगा तो नेगेटिव में लिखेंगे, ब्रैकेट में माइनस. लिखेंगे. हाँ जी माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे। लेकिन अब यहाँ पे तो प्रॉफिट है तो हम सिंपली लिखेंगे 10,000, वेरी आउटर गुड। कॉलम में. हाँ जी बिल्कुल आउटर कॉलम में क्यों जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट का तो एक ही अमाउंट है ना, जैसे यस. लेस टैक्स पेड का एक ही अमाउंट होता है, वो भी आउटर कॉलम में जाता है। ठीक है ना। अब देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पहले थे 60 अब हो गए 75, कौन बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, इंक्रीज. हाँ बढ़ रहा जी है, इंक्रीज हो इंक्रीज रहा हो रहे हैं, बोलो इंक्रीज हो रहे हैं तो कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लेके एडजस्टमेंट, वेरी एडजस्टमेंट गुड ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट में जाएगा. वेरी वर्किंग गुड कैपिटल. वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत सारे लोग आंसर्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको मतलब मुझे समझ में आ गया कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया। देखो एक हाथ एडजस्टमेंट होती है, कभी कभी नहीं समझ में आती है, बाकी पूरा सम तो आ रहा है ना। अभी समझो एग्जाम्पल, हाँ पेपर में ऐसे होना नहीं चाहिए, हम इतना अच्छे से कर रहे हैं कि आपको पूरा सम आ जाए पेपर में, 15 आउट ऑफ 15 आप स्कोर कर सको। But in case if you are not able to understand one or two different adjustments which are given in the question paper, suppose, so at least you are able to solve the whole sum, except that particular adjustment which you are not able to understand. Am I clear? So you will be getting marks on that points which you have done. ठीक है ना, मतलब अगर आपको एक दो एडजस्टमेंट नहीं भी आ रही है तो दैट इज ओके, मतलब घबराने की बात नहीं कि मैम ने मुझे बिल्कुल जीरो दे देगी अंडा, नहीं अंडा नहीं मिलता अकाउंट्स में, कभी भी अंडा नहीं मिलता। सो समथिंग यू हैव रिटन एंड समथिंग यू हैव सॉल्व्ड, दैट मींस यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स इन योर पॉकेट, ठीक है। बस मेरा बोलना ये है कि आपको इतना सब कुछ आ रहा है, तो जैसे आपने एक इक्विटी की पॉइंट करेक्ट कर ली,
यू विल गेट हाफ अ मार्क. 10% preferential marks, point clear कर ली, you will get 1 mark. Whatever marks will be there in the particular point, you will get that. If that particular point is correct, तो आपको वो marks मिल जाएंगी. ठीक है ना. आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, समझो फोर्थ एडजस्टमेंट तो मुझे समझ ही नहीं आई. तो अब फोर्थ एडजस्टमेंट की वजह से तो पूरा बिल्डिंग था. अब बिल्डिंग वाली पॉइंट पे आपकी थोड़ी ज्यादा मार्क्स कट हो जाएंगी, क्योंकि बिल्डिंग पे थी 3 मार्क. 3 में से एक एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं किया तो बैलेंसिंग फिगर भी तो करेक्ट नहीं आएगा ना, तो उसकी भी तो मार्क्स जाएगी. तो मतलब इन शॉर्ट आपको बिल्डिंग पे एक एक चीज आपने 2 चीजें करेक्ट करी थी तो हाफ मार्क 1 मार्क वो भी मिल जाएगी. तो एक एडजस्टमेंट नहीं कराना तो देखो थोड़ी ही मार्क्स कटती हैं. 15 में से थोड़ी मार्क्स कट जाएगी. अब वो क्योंकि वो चीज करेक्ट नहीं करी थी तो टैली फिगर करेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस करेक्ट लिखोगे आप, लेकिन नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैश सही नहीं आएगा, तो उस पे जो मार्क्स होगी वो कट हो जाएगी. अल्टीमेटली मतलब जो मेजोरिटी आपने सही किया ना वो मार्क्स आप स्कोर कर लोगे. मे बी आप 11 स्कोर करो 15 में से, तो दैट इज ऑल्सो गुड ना. बट आई वॉन्ट यू टू डू इट होल सम करेक्टली, बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक सम सॉल्व कर रहे हैं बराबर, बिल्कुल जैसे मैं बोर्ड पे करवाती हूँ वैसे एक एक सम हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. तो आई वांट यू टू डू इट completely करेक्ट एंड स्कोर 15 आउट ऑफ 15. सही बोल रही हूँ कि नहीं? हाँ हाँ मैम. Yes, हाँ. तो ma'am. हलीमा रुचिका बस यही कह रहे हैं, इनको ही 15 आउट ऑफ 15 चाहिए. हाँ Yes, ma'am. जी बिल्कुल, Yes, शिवानी ma'am. की आवाज आ गई. हाँ निधि जी मैम. चलो बहुत बढ़िया है. तो लिखो तुम लोग या बोलो तो समझेगा ना, मुझे आवाज आएगी तो मैं भी सेटिस्फाइड होंगी कि मेरी आवाज सुन रहे हो. नहीं तो मुझे लगेगा कुछ मैं बोलते जा रही हूँ. ठीक है ना. अच्छा 6 मिनट्स है मीटिंग में, फिर हम सेम लिंक ज्वाइन करेंगे, सेम लिंक से मीटिंग ज्वाइन करेंगे. मीनवाइल आगे बढ़ते हैं. हाँ जी. अब आगे है, हम कहाँ अटक गए थे? नेट प्रॉफिट पे अटक गए. Creditors. हाँ Creditors क्रेडिटर्स. आएगा अभी मैम. इंक्रीज इन क्रेडिटर्स. अब मुझे बताओ इंक्रीज इन क्रेडिटर्स मतलब इनवर्स है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है? Direct. डायरेक्ट. Direct. इंक्रीज है तो ऐड होगा कि लेस होगा? Add. वेरी Add. गुड. ऐड क्रेडिटर्स. अब कितना इंक्रीज हो रहा है? 15,000. 15,000. वेरी गुड. चलो आगे देखो. क्रेडिटर्स के बाद है आपका बिल्स पेबल. 40 से 33 हो गया. कम हो रहा है बढ़? Decrease. अच्छा बिल्स Decrease. पेबल डिक्रीज इन बिल्स पेबल कहाँ जाता है? Working ऑपरेटिंग capital. एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल वेरी रिक्वायरमेंट. गुड. Working ऑपरेटिंग capital. में वर्किंग कैपिटल. पूरा आंसर दो ना. कोई बोल रहा है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल किधर होता है? ऑपरेटिंग. तो बेसिकली आपको मुझे Operating. पहले ये बताना है कहाँ जाता है? Operating. ऑपरेटिंग. शॉर्टकट बोलने हैं तो ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल एक साथ बोल दो. ठीक है. अब मुझे बताओ डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्स रिलेशन होता है कि डायरेक्ट? Direct. डायरेक्ट Direct. रिलेशन. Direct. तो मतलब ऐड less. होगा कि लेस होगा? Less. लेस. क्यों? Less. क्योंकि डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. Decrease हो Yes. रहा है. मतलब इन डायरेक्ट है तो डिक्रीज होगा तो लेस ही तो करेंगे. अब डिक्रीज इन बिल्स पेबल, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप प्लीज फुल फॉर्म लिखना. हाँ बिल्स पेबल. 7,000. वेरी गुड. 7,000. आप लोग सारे सम्स कॉपी तो करते हो ना, मतलब नोटबुक में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ प्लीज. हाँ 7,000 पे काम नहीं ब्रैकेट में करेगा. आएगा. हाँ सॉरी. Bracket में आएगा हाँ मैम. जी. गुड. आप याद दिलवा रहे हो मुझे, नहीं तो मैं तो भूल ही गई. चलो बढ़िया. अब आते हैं बैंक पे. हो गया लाइबिलिटीज खत्म. इस पे कोई एडजस्टमेंट वाला आइटम तो नहीं था? हमने तो सारे कर लिए, मतलब सारी एडजस्टमेंट असेट्स में है. एसेट्स के हैं. हाँ. हाँ हाँ मैम. लेकिन थर्ड एडजस्टमेंट है ना, उस पे ऊपर आइटम रिलेटेड ही नहीं है. ठीक है चलो बढ़िया, मतलब हम सही जा रहे हैं. बैंक अकाउंट का क्या करना है, कोई मुझे बताएगा? Add opening balance. Find opening Add cash opening balance. हाँ balance. मतलब अभी तो नहीं करना है Last ना, में. एंड में लास्ट में. करेंगे. Last में. हाँ End इसकी में जगह करेंगे हमने मैम इसको. रिजर्व करके रखी है सीनियर यस. सिटीजन के जैसे ही, Yes, ma'am. है ना? हाँ हाँ ठीक मैम. है. अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक के साथ. स्टॉक पहले था 40, अब हो गया 75. मतलब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है?
बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। बढ़ रहा है। एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्किंग कैपिटल में ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल अच्छा, तो बढ़ रहा है मतलब ऐड होगा कि लेस होगा, इनवर्स है कि डायरेक्ट? लेस होगा, इनवर्स रिलेशन। लेस हो गई इनवर्स रिलेशन। वेरी गुड, बढ़ रहा है मतलब लेस होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन। तो हम लिखेंगे how much increase is that? How much 35,000 increase is लेस there? 35,000 35,000 ब्रैकेट 35,000 लेस। जी बिल्कुल, ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। वेरी गुड, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, आपको स्क्रीन बराबर विजिबल है ना? हाँ यस मैम। मैम। Yes, ma'am. गुड गुड। डेटर्स Yes, डेटर्स पहले थे 90, अब हो गए 150, मतलब डेटर्स बढ़ने की कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ इंक्रीज। रहा है। Increase। कौन सा ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट में जाएगा। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग कैपिटल। वेरी गुड, ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल में जाएगा। अब इंक्रीज हो रहा है तो ऐड लेस करेंगे। लेस करेंगे। मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ, फिर स्टॉक को Inverse. हटा के इनवर्स रिलेशन है। वेरी गुड, somebody said इनवर्स रिलेशन है। वेरी गुड, सो लेस इंक्रीज इन डेटर्स। हाँ, मुझे बताइए कितना इंक्रीज हो रहा है? 60,000 लेस 60,000 So I'll put a bracket 60,000 close. Okay, हो गया ये। मशीनरी पे आ जाओ, एडजस्टमेंट फी छोड़ दो। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट फी छोड़ दो। लैंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, लैंड पे नहीं है। तो पहले लैंड कितनी थी? 170 170 280 280 अब देखो वापस बढ़ वही गई। चीज आ गई। फिक्स्ड एसेट पे जब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, व्हेन आई विल बिकम वेरी स्पेसिफिक आई वुड से टेंजिबल, व्हेन आई वांट टू से वेरी स्पेसिफिक आई विल से टेंजिबल। ठीक है, तो मैं बता दूंगी तब टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है। तो लैंड है हमारी टेंजिबल। अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कुछ ना बोले तो, क्योंकि एडजस्टमेंट बोल ही नहीं रहा, अब कुछ नहीं बोल रहा तो बढ़ रहा है तो परचेज Depreciation. परचेज। वेरी नाइस आंसर्स। कम हो रहा है तो Depreciation. डेप्रिसिएशन। वेरी गुड गुड। हाँ जी बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन। क्योंकि कम हो रहा है मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मींस डेप्रिसिएशन। बट इफ दे आर टेलिंग यू टू सेल इट ऑफ, देन यू हैव टू सेल इट ऑफ। ठीक है, बट कुछ नहीं बोल रहे तो कॉमन सेंस से डेप्रिसिएशन ही होगा ना, है ना? ये चीज हम सीख चुके हैं। अब आ जाओ लैंड पे। 170 से 280 हो गई, बढ़ रही है। बढ़ती हुई लैंड मतलब परचेज ऑफ लैंड। यस परचेज ऑफ लैंड कौन सा एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टमेंट। Investing activity. गुड जॉब। तो हम लोग इन्वेस्टिंग में जाएंगे। अच्छा, परचेज ऑफ लैंड मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है तो लेस होगा। Yes, जा रहा है, जा less. रहा है। आउटफ्लो Less. मीन्स लेस। लेस कैश आउटफ्लो मीन्स लेस परचेज क्या था? परचेज ऑफ लैंड। So what is the difference between the two? 170, 280. What is the difference between? 110,000 1,10,000 1,10,000. Yes, minus 1 lakh Saurabh, 28. Kushal, very good.